तो ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर, ये पिछले साल का है, 2022 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था, स्टेट एनी वन पॉजिटिव। देखो बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करा था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंडिया में। और सेकेंड जो क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ एक ही लिखना था, 1 मार्क्स का ये है, और 3 मार्क्स का ये बी वाला है। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या एट या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड का क्या सिचुएशन था इंडिया में, ये आपको बताना है। ये कह रहा है वॉल्यूम एंड डायरेक्शंस आपको बताना है। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, और आगे पढ़ना है। अब आ जाओ जी, यहाँ पे हम अपने चैप्टर्स पे आ जाते हैं। ये आपका चैप्टर है ये वाला, राइट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो ये जो चैप्टर 1 है ना आपका, इसके अंदर टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने, और सबसे लास्ट वाला टॉपिक क्या कह रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश इन इंडिया। 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा था। और जो ये फॉरेन ट्रेड है ना, इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। सुनिए बात है कि फॉरेन ट्रेड का क्या स्थिति था, क्या सिचुएशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, किसी ने बोला कोई डाउट, पूछो पूछो, कुछ कह रहे हो। हाँ भाई स्नेहा, आपने कुछ। सर ये रेलवे बनाया वही था ना, इन्वर्टर। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल, एक आप वो लिख सकते हो कि इंडियन रेलवे का उन्होंने काफी जो है डेवलपमेंट करा था हमारे इंडिया में। बिल्कुल सही है। वैसे और भी कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। देखो 9th में अगर आओ आप, 9th वाला टॉपिक है ना लास्ट में, ये देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए हुए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, सेकेंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमें पढ़ना है 9th नंबर में। चलो एक काम करते हैं, पहले पहले नहीं, ये अभी नहीं पढ़ा था, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। पहले ये सब पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ से 1 नंबर का लिखना था। इसके बाद ये भी दिखा देता हूँ, सुनो। जो पॉइंट नंबर हमारा कौन सा था, फॉरेन ट्रेड है ना, 5th वाला भी दिखाता हूँ। तो इसमें टोटल 9 पॉइंट्स पढ़ने हैं। देखो ये है फॉरेन ट्रेड का। तो फॉरेन ट्रेड वाला हम आज पढ़ते हैं। पहले देखो, पहले मैं फॉरेन ट्रेड का ही पॉइंट्स आज पढ़ाता हूँ। मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया है इसमें देखो। हमने अभी तक पिछली क्लास में एक क्लास करा था, उसमें एक तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ लिया था। जमींदारी सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का एक्सप्लोटेशन करा था, इंटरनेशनल ट्रेड का उन्होंने एक्सप्लोटेशन करा था, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह फ्री करके, राइट। फिर हमने सेकेंड पॉइंट भी पढ़ा था कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, या फिर आप कह सकते हो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि क्या क्या फीचर्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी का जब हमारा देश आजाद हुआ था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, बैकवर्ड इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट थे हम लोग, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, और कॉलोनियल इकोनॉमी था। तो ये हमने पढ़ा था। और ये है हमारे पास, दिस इज पॉइंट नंबर 3। एक्चुअली में ये दिख नहीं रहा है आपको, पॉइंट 3 जो है हाईलाइट नहीं हुआ था। ये है पॉइंट 3, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और फिर 5th पॉइंट है हमारा फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले आज मैं फॉरेन ट्रेड पढ़ा रहा। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है अब हो रही है फाइनल। ठीक है, अभी तक मैं थोड़े क्वेश्चन पेपर या कुछ ये चीजें दिखा रहा था। तो हम सबसे पहले पॉइंट 5 पढ़ रहे हैं, फिर 3 और 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट और 2 पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। तो आ जाओ जी, आ जाओ, स्टार्ट करो जरा। एक एक लाइन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, और कोशिश करना है पॉइंट्स को लर्न करना है हमें क्लास के अंदर, राइट। तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एंड सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट टू द ब्रिटिश। इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ। ये जो सरप्लस है ना, इससे शायद कंपार्टमेंट में या सैंपल पेपर में इस साल के क्वेश्चन है, कहीं मैंने देखा, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी नहीं बाद में दिखा दूंगा। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 पॉइंट इसके अंदर पढ़ना है। ये क्या है समझते हैं जरा, एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, सिंपल फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। नॉर्मली ट्रेड जब मैं बोलूं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स या सर्विसेज, गुड्स का मतलब ऑलवेज गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, की इंपोर्ट करना मतलब खरीदना। ध्यान से सुनो जरा, मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग। अगर हम इंडिया में हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ और बढ़िया से बनाओ सर। ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है, अब आधा ही आता है इंडिया का बनाने, मेरे को पूरा नहीं आता है, ठीक है, तो आप समझ लो ये इंडिया है। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, सुनना, ट्रेड सिंपली मींस, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो एक होता है इंपोर्ट एंड दूसरा होता है एक्सपोर्ट, राइट। तो इंपोर्ट का मतलब ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको। अगर मान लो ये श्रीलंका है, हमारे नजदीक में श्रीलंका है, तो इसलिए मैं श्रीलंका का एग्जांपल ले रहा हूँ। श्रीलंका इज अदर कंट्री और इंडिया आज की डेट में। तो अगर मैं श्रीलंका से कोई गुड्स एंड सर्विसेज मंगाता हूं अपने इंडिया में, राइट, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। और अगर मैं इंडिया से श्रीलंका में भेजता हूं कोई गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को सिंपल सिंपल आप सेल भी कह सकते हो, और इंपोर्ट को आप परचेजेस भी कह सकते हो। परचेज सिंपली इंपोर्ट भी होता है सर। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड इंपोर्ट और सेल्स एंड एक्सपोर्ट? देखो, परचेज का मतलब होता है जब हम इंडिया के अंदर अंदर परचेज करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो परचेजेस कहलाता है। और जब इंडिया के बाहर से हम कोई सामान परचेज करके लाते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाता है। सिंपल ये डिफरेंस है। आउटसाइड दी कंट्री से जब हम कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं। सेम अगर मैं इंडिया में कोई भी सामान बेचता हूं तो वो सेल्स कहलाता है। लेकिन इंडिया के बाहर दूसरे देशों में, सिर्फ श्रीलंका मत समझना, श्रीलंका के अलावा भी दूसरा देश, जितने भी कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज, तो अगर हम सेल करेंगे बाहर तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो मतलब सर सेल और परचेज विद आउटसाइड दी कंट्री। एक कंट्री जब बाकी दूसरे कंट्री से सेल और परचेज करता है या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है जी। तो ट्रेड के अंदर इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड। भाई साहब, फॉरेन ट्रेड का मतलब इंडिया वाला ट्रेड नहीं, इंडिया के अंदर का सेल परचेज नहीं, विदेशों वाला, राइट, विदेशों वाला। तो यहाँ पे ट्रेड में जरा ध्यान से सुनना आप क्या क्या है। तो एक्सपोर्ट की बात पहले करते हैं। हम लोग आजादी से पहले, ब्रिटिश जब गवर्नमेंट था ना, सर एक बात बताओगे, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है वो कब से इंडिया में लागू हुआ, बताओगे जरा, ईयर बताओगे, पिछली क्लास में बताया था। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे रूल करना, शासन करना, राज करना कब से स्टार्ट करा था, ईयर बताओगे? सर 1757। सर 1757। यस करण, टेल मी। 1957 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो 1757। सॉरी 7, सर हाँ 19, सर अरे हर बार मेरे को 19 याद आता है यार, 17 पिछली बार भी 19 लिख जाता। ओके ओके ठीक है, बिल्कुल सही, सही जवाब। तो 1757 के पहले हम लोग ना, इंडिया वाले एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे। किस किस चीजों का एक्सपोर्ट करते थे, इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा किस किस चीजों का एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा करते थे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम लोग टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क, ये सारे ऐसे गुड्स हैं। प्रीसियस स्टोन्स, स्टोन्स वगैरह का भी हम लोग बहुत ज्यादा, जो हीरे जवाहरात होते थे ना वो, हैंडीक्राफ्ट, तो सबसे ज्यादा आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिलेगा लिखा हुआ। बट हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा भी टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क, प्रीसियस स्टोन्स और मेटल, मेटल भी आता है, मेटल इसमें लिखना भूल गया मैं, लग रहा है या कहीं पे नहीं लिखा, बट मेटल भी होता है। तो इन सब चीजों का ना, इन सब सामान का, इन सब गुड्स का हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा करते थे, फॉरेन ट्रेड। तो इससे हमें बहुत ज्यादा रिवेन्यू आया करता था, आमदनी होता था, इनकम आता था। और उन्हीं सब इनकम की वजह से हमारा इंडिया जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। हम बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत साल पहले की बात है, अंग्रेजों के आने से पहले, राइट। और वो सारा सोना चांदी जो अंग्रेज ने लूट लूट के ले गए, हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह को सब बर्बाद कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। तो इसमें वही पढ़ना है। तो ये क्या कह रहा है, सिंस एंशियंट पीरियड इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट trading nations. India was well known exporter of finished goods, कौन सा, like silk, fine cotton, textile, ivory work, handicrafts, precious stones, metals, etc. But the discriminatory trade and tariff policy of Britishers brought it to end. जब ब्रिटिशर्स आए 1757 में,
तो उन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट फ्री कर दिया और इंपोर्ट भी फ्री कर दिया। नहीं, एक्सपोर्ट को उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी डाल दिया, उन्होंने एक्सपोर्ट पे हेवी ड्यूटी लगा दिया जिससे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इंपोर्ट के लिए उन्होंने फ्री कर दिया, तो अपने देश से फिनिश गुड्स लाके इंडिया में बेचने लगे। तो ये उन्होंने क्या कर दिया, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ना, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर नॉर्मल लोग जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाने लगे, क्योंकि उनको ड्यूटी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उनके पास इतना पैसा नहीं था। और क्या होता था कि ज्यादा ड्यूटी दे के अगर वो सामान बाहर भेजेंगे तो और कॉस्टली हो जाएगा, तो बाहर वाले लोग उसको खरीदते नहीं थे, तो फिर वैसे करके धीरे धीरे ये सारे इंडस्ट्री क्या हो गए, खत्म हो गए एक तरीके से। तो ब्रिटिशर्स ने इस टाइप से हमारी इंडस्ट्री को क्या करा, एक्सप्लॉइट करा, और यू कैन से एक तरीके से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अब ये बता रहा है कि जब ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिश जो राज हुआ 1757 से 1947 तक, 190 साल एग्जैक्टली, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारी इंडियन इकोनॉमी में, बेसिकली उन्होंने क्या किया, India became the exporter of raw materials such as raw silk, cotton, indigo, jute, etc., which are a low cost, and became importer of finished goods such as capital goods, woolen cloth, silk cloths, and other machinery made products, which are of high cost. Due to this, economic conditions of our country started decline. जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो हमारे ये जो पुराने वाले जो उद्योग थे ना, सिल्क के, कॉटन के, टेक्सटाइल के, हैंडीक्राफ्ट्स के, ये सब बर्बाद कर दिया, और उन्होंने इन सब पे हेवी टैक्स लगा दिया। और मेनली उन्होंने क्या किया, ये जो रॉ सिल्क था, रॉ सिल्क मतलब कि ये सिल्क है फिनिश गुड्स वाला, और ये रॉ सिल्क है मतलब कि जो कच्चा सामान, रॉ मटेरियल होता था, वो अपने देश ले जाते थे, राइट, और वहां पे प्रोडक्शंस करते थे। ये सारे सारे रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। तो रॉ मटेरियल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, लेकिन जो फिनिश गुड्स होता था, फिनिश गुड्स जो होता था, उस पे उन्होंने ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ड्यूटी हेवी चार्ज कर दिया। तो फिनिश गुड्स हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, और रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से फ्री में, फ्री बिना कोई ड्यूटी के, फ्री ड्यूटी के वो अंग्रेज ले जाते थे, राइट, इंडिगो वगैरह, जूट वगैरह, और अपने यहाँ पे सामान बनाते थे फिनिश गुड्स, और उसे फिर से ड्यूटी फ्री करके इंपोर्ट कर लेते थे इंडिया में, और इंडियन लोगों को बेचते थे। तो सस्ते दामों पे वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, और महंगे दामों पे हमारे यहाँ पे वो फिनिश गुड्स बना के बेचते थे। तो रॉ सिल्क ले गए, वहां पे कपड़े बनाए और इंडिया में आके बेच देते थे। तभी तो 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लगाया था, जिसमें उन्होंने क्या करा, बाहर के कपड़े जो है ना वो पहनना जो है वो जलाना स्टार्ट करा था। तो काफी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि हम अपने घर का जो सूती का, वो कॉटन का जो कपड़ा होता है, हम वही पहनेंगे, बाहर वाले हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ हिस्ट्री की बातें नहीं बता रहा, टेंशन मत आना, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ब्रिटिशर्स ने हमें इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दिया, एक तरीके से इंपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स का हमें इंडियन इकोनॉमी बना दिया। और यहां से हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह। तो इंडियन इकोनॉमी को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। समझ में आई बातें, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, एक बार जल्दी से रिपीट करके बताओ सभी लोग। सर आ गया समझ में। यस धानवी, टेल मी। करण, करण कहाँ हो भाई, धानवी रिप्लाई करो, अंगूठा का निशान ही दिखा दो भाई। हाँ भाई, निशा समझ में आ रहा है, यस दीपाली, डू यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, अब आया अंगूठे का निशान। हाँ जी धानवी, चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है क्या, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पे एक तरीके से मोनोपोली कंट्रोल कर दिया। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल ओनर। मोनोपोली आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जिसका सिंगल ओनर होता है, राइट, और वो जो मर्जी उस प्राइस पे सामान जो है वो क्या करता है, सेल करता है, ठीक है ना, जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे बेचता है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। तो
ड्यूरिंग colonial period, the British government maintained a monopoly control over Indian trade policy. Majority of trade was restricted to Britain. More, ये आप डेटा याद रख लेना, more than half, या you can simply say 50%. More than 50%, while the rest was followed with some other countries only, such as China, Sri Lanka, Ceylon, ईरान जिसको आजकल हम पर्सिया कहते हैं, राइट, और पहले श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था। ओपनिंग ऑफ स्यूज कनाल, हाँ एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना। स्यूज कनाल पे बहुत सारी लड़ाइयां हुआ है, ब्रिटिशर्स ने भी स्यूज कनाल पे 100 सालों तक एग्रीमेंट करके कब्जा करा था, ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट ने। ये 1869 में ये बेसिकली जो है बनाया गया था। और ये स्यूज कनाल एक बेसिकली क्या है, समुद्र के जब हम जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, जहाज वगैरह जाता आता है, तो वहां पे एक उन्होंने कनाल सिस्टम बनाया था। वहां पे पहले आने जाने, जहाज को आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उसको बनाया था 1869 में। और ये आपका कहाँ पे, ये आपका वो है, अरे वो सेवन जो वो अजूबा है उसमें एक आता है ना, वो रेगिस्तान में वो बड़े बड़े 3 स्तूप बने हुए हैं, क्या है वो कहाँ पर है, क्या कहते हैं भाई उसको? यस नेहा बताना एक बार। अरे फिल्मों में भी आता है। हाँ भाई, श्रीलंका तो लंका था, स्नेहा ने बोला श्रीलंका तो लंका था। लंका बहुत पहले था, लंका कब था? वो जो आप रामायण की बात कर रहे हैं, है ना? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की बात करें, तो उस टाइम पे इसका नाम सिलोन हुआ करता था, राइट। और मैं आपको बात कर रहा था ये भाई 7 वंडर्स में एक वंडर्स तो ताजमहल है, दूसरा एक और है ना जो 3 बड़े बड़े वो बने हुए हैं ट्रायंगल टाइप, ग्रेट क्या वॉल ऑफ कहते हैं? चाइना। नहीं चाइना नहीं, एक और वो तीन ट्रायंगल है ना करके, 3 ट्रायंगल करके। हाँ फिल्मों में भी आता है यार नाम, अब कई बार ना जुबान पे आ नहीं रहा, दिमाग में जुबान पे नहीं आ रहा इसके नाम। हाँ पिरामिड, पिरामिड वो कहाँ पर है, जगह बताओ, पिरामिड कहाँ है? इजिप्ट में। इजिप्ट में है, राइट ना? तो शायद इजिप्ट में ही यार वो सुइज कनाल जो है वहीं पे है, इजिप्ट के आसपास है आई गेस, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। रुको भाई रुको, तुम्हें सर्च करना तो पहले कंट्री का नाम, सुइज कनाल, सुइज कनाल इन विच कंट्री? इजिप्ट है ना, इजिप्ट में ही है। तो ये सुइज कनाल की स्टोरी आप पढ़ लेना, इजिप्ट में ही है, ठीक है, इजिप्ट में होती है ना, तो कई बार थोड़ा डेटा भूल जाते हैं, राइट, ये हिस्ट्री की बात है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये डेट याद रख लेना। क्या कह रहे हो? यस मिया कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 3 ट्रायंगल क्या होता है? आप पिरामिड बोलते तब पता चला। हाँ पिरामिड, अरे वो दिमाग कह तो रहा हूँ ना, कई बार जुबान पे नहीं आ पाता, तभी तो पूछ रहा हूँ, कई बार डेटा वो हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे, ईयर और स्विज कनाल से भी एक क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था एमसीक्यू, या आपके बुक में, सॉरी संदीप गर्ग की बुक में मैंने स्विज कनाल का एक क्वेश्चन देखा था कहीं पे। तो ये सारे जो भी चीजें लिखा हुआ है मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, एक एक लाइन। एमसीक्यू जब से आ गया है ना 20 नंबर का, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा स्विज कनाल का निर्माण कब हुआ था, कब बना था? तो 1869 में बना था, आपको याद रख लेना है। ब्रिटिश के जमाने की बात ही कर रहे हैं ना, 1757 से 1947 के बीच में ही आता है। इन्होंने 1869 में बनाया था, और फिर 2-3 साल बाद ना इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पता है क्या, इस पे हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। 100 सालों तक फिर एग्रीमेंट वगैरह करा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। और उससे उस रास्ते से वो ट्रेड करते थे, वो ऐसा रास्ता है जो एक्चुअली में जब आप मैप दिखाऊंगा ना, तो ये जो इंडिया का ये पूरा विश्व का मैप है ना, अब देखो तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, रुको। स्विज कनाल का जो आपका ये है ना, स्विज कनाल का इमेज दिखा देता हूँ, रुको भाई। ये आपके बुक में भी है, आपके बुक में है स्विज कनाल, एनसीईआरटी की बुक में है दिया हुआ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो ये मत समझना कि फालतू की चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, समझ में आ रही बातें सबको? स्विज कनाल का वो वर्ल्ड वाइड मैप आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे मिलेगा, देखो ये और अभी अभी हाल में एक न्यूज, अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी था, 15-20 दिन पहले स्विज कनाल जो है ना काफी जाम हो गया था, बंद हो गया था। एक उसमें एक हवाई जहाज जो था ना, मतलब पानी वाला जो शिप था, वो फंस गया था, तो बहुत दिक्कत से उस रास्ते को ओपन किया गया। ये देखो
जब आप विश्व का मैप देखोगे ना, वर्ल्ड वाइड मैप, तो ये जो है ये स्विज कनाल है। एक्चुअली यहाँ पे पहले क्या होता था, ये रास्ता नहीं था, तो इसको ना बनाया गया रास्ता। इसको बनाने में करीब करीब 10 साल लगे थे, राइट। और इस रास्ते से आजकल हम क्या करते हैं, जहाजों को लाते और ले जाते हैं। ये रास्ता छोटा पड़ गया, ब्रिटिशर्स का है। अरे वर्ल्ड मैप दिखाऊं, वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, रुको। ये जो वर्ल्ड मैप है ना, ये देखो यहाँ पे रेड सी और स्विज कनाल दिख रहा है ना, ये वाला। ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, इसमें दिखेगा एग्जैक्ट, ये बढ़िया दिख रहा है। देखो सुनो सुनो, ये जो आपको ये मैप दिख रहा है, अरे यार ये तो वो आ गया, ये मैप दिख रहा है छोटा सा भाई, कोई सा भी दिख रहा है ना, जरा बताओ। ये वर्ल्ड मैप दिखा दूं, ये मैप दिख रहा है, ये वाला जो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। सुनते रहना ध्यान से, 2 मिनट दो, मैं सारी चीज दिखाता हूँ। ये जो ये मैप दिख रहा है ना, ठीक है, हम लोग इंडिया यहाँ पर है, इंडिया दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इंडिया है। अरे थोड़ा सा ये जूम करो, ये यहाँ पे इंडिया है। और ये जो रास्ता है ना, ये ब्लू वाला लाइन जो दिख रहा है, ये स्विज कनाल है। तो पहले ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, तो पहले इधर से 16,000 किलोमीटर जाके फिर हम यूरोप जाते थे, यहाँ तक। ये यहाँ पे इंग्लैंड है कहीं पे, जो लास्ट दिख रहा है। तो बाद में ये स्विज कनाल बनाया गया 1869 में, तो जिससे क्या हुआ, 6,000 किलोमीटर जो है रास्ता छोटा हो गया, सिर्फ 10,000 किलोमीटर का रह गया। तो आसानी से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कम टाइम में और कम खर्च में कर सकते थे। तो स्विज कनाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो छोटा सा एक समुद्री रास्ता है जहाँ से जहाज जो है आता जाता है। तो इस पे उन्होंने, अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने दोनों मिलकर कब्जा कर लिया था, समझ आई बातें। और फिर वो अपने पे फ्री में ले जाते थे, बाकियों से टैक्स वगैरह वसूल करते थे और कई सारी चीजें वो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। जो वर्ल्ड वार 1 और 2 हुआ था, तो उस टाइम पे भी ये स्विज कनाल जो है काफी हेल्प करा था अंग्रेजों को, तभी उन्होंने जीता। अगर ये स्विज कनाल नहीं रहता तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट सेम आता। तो ये कुछ चीजें था स्विज कनाल के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ आप इतना याद रखना, बाकी अब आप गूगल और यूट्यूब से सर्च करना, उतना हमें नहीं पढ़ना स्विज कनाल का। सिर्फ मैंने एक रास्ता दिखा दिया कि स्विज कनाल क्या है, एक समुद्री वे है जिसके थ्रू हम लोग बड़े बड़े शिप जो है ना, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए उस रास्ते से जाते हैं। पहले के जमाने में वो उस टाइप पे कनाल नहीं होता था। कनाल का मतलब है कोई रास्ता बनाना, राइट, पानी वाला। तो उसको खोद के और काफी चौड़ा करके और काफी गहरा, भाई बड़े जहाज के लिए तो काफी बड़ा जगह और काफी गहरा पानी चाहिए होता है, राइट। तो उन्होंने उसको बहुत सालों में बनाया और फिर जाके वो कनाल बनाया, और तब जाके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो गया, कॉस्ट कम हो गया, और कम समय में हम यूरोप से एशिया का दूरी जो है आसानी से तय कर लेते थे। समझ में आई बातें। तो आपको स्विज कनाल के बारे में ये याद रखना है कि स्विज कनाल ओपनिंग कब हुआ था, 1869 में, विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, ब्रिटेन एंड। इसलिए स्विज कनाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन यूरोप में पड़ता है और इंडिया एशिया में पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन और इंडिया के बीच का जो रास्ता था, पहले 16,000 किलोमीटर का था, अब उसको घटा के 10,000, समझ रहे हो, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। तो पहले बहुत ज्यादा घंटे लगते थे, अब कम घंटे लगने लगे, तो आसानी से जो है वो आ जा सकते थे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ समझ में आया इस वाले से। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स के अंदर हमें ये पढ़ना था कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था ओवर इंडियन ट्रेड। ऑलमोस्ट मोर देन 50% पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। जो मोर देन 50% जो ट्रेड होता था ना, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, ठीक है, टेक्सटाइल का हो, रॉ सिल्क हो, इंडिगो का हो, कॉटन का हो, उन सब पे अपना उन्होंने अधिकार कर लिया और अपने हिसाब से वो ट्रेड करते थे, राइट। जिससे मर्जी जितना, जिस पे जितना ज्यादा टैक्स लगाना है लगा देते थे, कम लगाना है लगा देते थे। तो ये चीजें उन्होंने कर ली। तो दो चीज हमने पढ़ा, वन इज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गया इंडिया ब्रिटिश टाइम में। सेकेंड मोनोपोली कंट्रोल कर लिया इंडियन ट्रेड पे, किसने, ब्रिटिशर्स ने, राइट। फिर उसका 2 पॉइंट और है इसमें, एक और भी है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लिया बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन। पहले नहीं होता था, पहले एक्सपोर्ट करते थे तो ड्यूटी चार्ज करते थे, जिससे इंडिया को पैसे आता था, नेशनल इनकम बढ़ता था, ग्रोथ होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आया तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों फ्री कर दिया, राइट, जिसकी वजह से टैक्स से रिवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था। वो सारा बेनिफिट कौन ले जाता था, ब्रिटिशर्स ले जाते थे। तो वेयर एज हेवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे फ्री कर दिया। रॉ मटेरियल
पे कोई ड्यूटी नहीं, और इंपोर्ट कोई भी इंपोर्ट करो उस पे भी कोई ड्यूटी नहीं, फ्री। लेकिन जब आप फिनिश गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट के हम एक्सपोर्टर थे, तो उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दिया, जिससे हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है वो खराब हो गया और डिस्ट्रॉय कर दिया अंग्रेजों ने। फिर है क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉयट करा ब्रिटिशर्स ने, तो ड्यू टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपोर्टर एंड सरप्लस। इससे भी क्वेश्चन आता है, सरप्लस करके कुछ, ठीक है, सरप्लस करके भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान से पढ़ना। तो बट ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस करके क्वेश्चन आएगा। एक्सपोर्ट सरप्लस does not give any push to Indian economy as the amount of surplus is used by the government in non-developing activities such as to meet the expenses of war fought by British government, to make payments of office setup of colonial government, and to make trade of invisible item like services। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट सरप्लस का ना, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ, जो मैं बता रहा हूँ वो सारे। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, सुनना भाई इसमें, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मान लो एक्सपोर्ट करा 2000 रुपए का, एक छोटा सा साधारण एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी दूसरे कंट्री में, श्रीलंका, और मैंने इंपोर्ट करा है यहाँ पे, इंपोर्ट करा कितने रुपीस का, 1500 का, तो मेरे को नेट बेनिफिट कितना हुआ, 500 का बेनिफिट हुआ। दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सरप्लस। आप कह सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट ज्यादा करा, इंपोर्ट कम करा, तो एक्सपोर्ट सरप्लस आया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे इंडिया में आया ना, इससे वो अलग नए इंडस्ट्री और ये सब नहीं बना रहे थे, वो अपना गवर्नमेंट ऑफिस बना रहे थे। कौन, ब्रिटिशर्स, अपनी कॉलोनी बसाने के लिए ऑफिस बना रहे थे। ये किस किस चीजों में यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चीजों में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑफिस सेटअप करने के लिए वो पैसे का यूज करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इनविजिबल आइटम्स जैसे सर्विसेज के लिए वो खर्चे करते थे। और ब्रिटिशर जो लड़ाइयां लड़ते थे ना, लड़ाइयां किससे, भाई मुगलों से लड़ते थे, और उसके राज को जीतने के लिए उस पे वो खर्च करना स्टार्ट करते। तो उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं करा, जो थोड़ा बहुत सरप्लस होता था ना एक्सपोर्ट से, उससे अंग्रेज अपने बेनिफिट के लिए वो खर्चा करने लगे, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप नहीं करा उन्होंने। राइट, एक तो कम होता था एक्सपोर्ट सरप्लस क्योंकि ड्यूटी वगैरह सब फ्री कर दिया, राइट हो ना, तो जो भी कम भी होता था उसको भी वो अपने लिए यूज करते थे। तो इसमें फॉरेन ट्रेड में बस ये 3 पॉइंट्स मेन है। वन इज क्या हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि हमें जो है इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से हटा के एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया गया इंडियन इकोनॉमी को। सेकेंड जितने भी इंडिया में ट्रेड सेक्टर्स थे, तो उन ट्रेड पे नॉर्मली मोर देन 50% पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, तो मोनोपोली कंट्रोल बना लिया। और थर्ड हम सर आपका माइक म्यूट हो गया। तो ये जो था हमारा एग्रीकल्चर का पॉइंट था, ठीक है। एक बार दोबारा से सभी लोग साथ साथ में रिपीट करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें थी। हाँ भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टोटल 7 पॉइंट्स है। लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टेलर्स ऑफ सॉइल। फिर है फ्रैगमेंटेड होल्डिंग, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग, छोटे छोटे पीस ऑफ
लैंड हुआ करते थे अलग अलग जगहों पे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम दैट इज आल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो जो ये गोला लगाया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इस वाले सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। तो हमने एक तो करा पॉइंट नंबर 3 और एक मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 पहले ही करा दिया। जो है आपका एक तो बच गया है पॉइंट नंबर 4। अब ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा स्पीडली नहीं पढ़ा रहा, आराम आराम से हम सब चीज समझ समझ के पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। हमने पॉइंट नंबर 1 पिछली क्लास में कर लिया था और पॉइंट नंबर 2 आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 एंड 5 करा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट 4, 6, 7, 8 और 9 बच जाते हैं। तो हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं कवर, 5 टॉपिक स्टिल्स अभी रिमेंबर है। एक जो 9th टॉपिक है ये फिलहाल आप खुद भी कर सकते हो, ये आसान है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था राइट स्टार्टिंग में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब सुनना जरा, 1 मिनट देना।